हेलो स्टूडेंट्स, आज बिहार बोर्ड के बच्चों का केमिस्ट्री का एग्जाम था। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो अभी हम लोग जो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे बारी बारी से सबको डिस्कस कर लेते हैं और सभी बच्चे मिला भी लेंगे कि उनका कौन सा आंसर, कितने सारे सवाल उनके सही हुए और कौन गलत हुए। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है बच्चों, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड। तो बहुत ही आसान है, हम सब जानते हैं PCl5 के साथ होता है, PCl3 के साथ भी बनता है, SOCl2 के साथ भी बनता है। नहीं बनता है किसके साथ? तो Cl2 के साथ। तो आंसर हो जाएगा Cl2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एसिटामाइड। एसिटामाइड क्या है? तो एसिटामाइड सभी बच्चे जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CH3CONH2। तो वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक भी हो और जो बेसिक वाला गुण भी हो। तो अब बच्चे पूछेंगे कि सर कैसे पता चलेगा? तो बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, एसिटामाइड का बेस वाला गुण है क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है और एसिडामाइड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके अपना हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है। तो उसमें एसिड और बेस दोनों गुण है, इसीलिए वो क्या है? एम्फोटेरिक है। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि ये कैसा एमीन है। तो हम सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे कि N के साथ जितने सारे हाइड्रोजन हटते जाते हैं उसी के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन बोला जाता है। तो N के साथ कितना H हटा है? 2 H तो है, एक ही H हटा है, इसीलिए ये क्या है? प्राइमरी अमीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी अमीन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिथाइल अमीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH गिव्स। तो सभी बच्चे जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स अमीन्स चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उन लोगों ने पढ़ाई की होगी, बहुत ही फेमस है कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है ना कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जहां पे आइसोसाइनाइड दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अगर उसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा तो वो बेसिक नहीं रहेगा। तो यहां पर भी दिख रहा है ना, ये बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, C6H5 है, मतलब फिनाइल है। C6H5 यहां पे 2 बार जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा, लेकिन C और D में नहीं होगा। यहां पर बस एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, अल्काइल इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? C2H5 जो कि ऑप्शन डी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग जानते हैं कि वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको जोड़ता कौन है? एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये स्टेबलाइज किसकी वजह से हो रहा है? ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज कहा जा रहा है, इसका मतलब 6 कार्बन होगा क्योंकि हेक्स है और कीटो लगा हुआ है, इसका मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होना चाहिए। तो हम सभी बच्चे जानते होंगे कि फ्रुक्टोज इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म एथर्स बाय रिएक्टिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ाई की होगी एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी में बेसिक रिएक्शंस भी दिए रहते हैं। तो सबको याद होगा कि इसका आंसर होता है जब ड्राई AgO लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, IUPAC नेम पूछा जा रहा है इसका। तो हम लोग जानते हैं ना कि फंक्शनल ग्रुप से हम लोग नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। हम लोग को क्या दिख रहा है? थर्ड वाले पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। और टोटल पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन है? 4 है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जो कि ऑप्शन बी है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मेलिन इज द कमर्शियल नेम ऑफ। तो एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है बुक में, बच्चों को याद रखना होता है कि ये 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल को कहते हैं फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन उसका कमर्शियल नेम होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनाता है? तो जाहिर सी बात है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। याद रखना है, ये डिपेंडिंग अपॉन वो ऑक्सीडेशन नंबर है, एल्डिहाइड से ज्यादा बड़ा इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना, तो ऑक्सीडाइज करने पे ये एसिड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
क्लोरेटन इज फॉर्म व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ, तो याद रखना होता है कि क्लोरेटन कब बनता है, जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार बोर्ड के एग्जाम में बच्चों देखा जाता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं ना, ये सारे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत ही छोटे छोटे एनसीईआरटी के पॉइंट्स होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, या एकदम एक छोटा सा याद करने वाला कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा जा रहा है, जनरल फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज। तो अगर किसी बच्चे को बनाने में दिक्कत होगी तो एक एग्जांपल ही लेके चलते हैं। CH3COH एसिटिक एसिड है ना, तो इसमें देखेंगे हम लोग कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ये किस वाले फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, CnH2nO2 पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो फॉर्मिक एसिड को और फॉर्मल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना है तो बड़ा सिंपल सा रिएजेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, फॉर्मिक एसिड जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो CO2 गैस इवॉल्व होगा, ठीक है, जो एफरवेसेंस के साथ आएगा। तो बच्चे याद रखेंगे कि फॉर्मिक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 मिलेगा और फॉर्मल्डिहाइड के साथ नहीं मिलेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको डिस्टिंग्विश। अब आ जाते हैं, अब ये फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम। तो बच्चों याद होगा ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर किसी गिवन टेम्परेचर पे सेम हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो होता है पाई इज इक्वल टू CRT, बोला गया है टेम्परेचर सेम है, तो क्या सेम हो जाएगा, C मतलब मोलर कंसंट्रेशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या सेम होता है, मोलर कंसंट्रेशन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज। तो ये सब एग्जांपल तो क्लास में ही पढ़ाई होती है और बच्चों को याद रखना होता है ना कि ये कैसा सॉल्यूशन है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विथ नेगेटिव डेविएशन। और इसमें याद रखते हैं ना कि 20.2% HCl होता है। ये तो याद करने वाला एग्जांपल है और सबसे कॉमन एग्जांपल है ना नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अ चार्ज ऑफ 96500 कूलम लिबरेट्स कितना ग्राम कॉपर फ्रॉम CuSO4। तो हम लोग जानते हैं ना कि ये कितना चार्ज होता है, इसी को बोलते हैं 1 फराडे। क्या बोलते हैं इसको, 1 फराडे। और कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 फराडे हमेशा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस के बराबर डिपोजिट या डिसॉल्व करता है। तो CuSO4 से हमको Cu बनाना है, यहां पे कॉपर +2 है और यहां पे 0 है, तो इसका n फैक्टर कितना है, 2 है। तो 1 फराडे कितना ग्राम कॉपर देगा, E ग्राम देगा, जहां पे E क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इसका n फैक्टर। तो 63.5/2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 31.76 ग्राम कॉपर के बराबर। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है फिर उसी चैप्टर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, सेल कांस्टेंट क्या होता है कंडक्टिविटी सेल का। तो सभी बच्चों को याद रहता है ना, सेल कांस्टेंट बोलते हैं किसको, L/A को। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है डैनियल सेल के बारे में। सबसे कॉमन एग्जांपल है ना, गैल्वेनिक सेल का सबसे कॉमन एग्जांपल है डैनियल सेल। डैनियल सेल में हम लोग क्या जानते हैं, जब भी कोई भी गैल्वेनिक सेल लिखते हैं तो लेफ्ट में जो होता है वो एनोड होता है और राइट वाला क्या होता है, कैथोड। तो कॉपर का रॉड जो है वो कैथोड होगा, उसको डिप किया गया है किसमें, CuSO4 में। तो पूछा गया है कि इसमें कैथोड कौन है, तो कैथोड कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था बच्चों, सभी लोग को याद होगा। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, आर्हेनियस ने दिया था। तो आर्हेनियस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। तो हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, लॉ ऑफ मास एक्शन से। और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बोला गया है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, एक्टिव मास पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों, एक्टिव मास पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में या कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड में इस्तेमाल होता है, जिसका बहुत ही अहम रोल होता है। तो सभी लोगों को याद होगा, ये तो बायोलॉजी में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। इसका आंसर क्या होगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 23, क्लोरामिन टी इज
तो क्लोरामिन टी किसकी तरह काम करता है, तो ये याद करना है। हम लोग जानते हैं ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर नाम का जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं हम लोग डिसइंफेक्टेंट के बारे में, एंटीसेप्टिक के बारे में, सभी के बारे में। तो क्लोरामिन टी एक डिसइंफेक्टेंट है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए डिसइंफेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्राजीन इज अ ड्रग विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हाइड्राजीन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा अल्कलॉइड है, तो अल्कलॉइड क्या होता है, अल्कलॉइड एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कम से कम एक नाइट्रोजन होना चाहिए। तो ए बी सी तीनों का तीनों अल्कलॉइड होता है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज डी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रबर। तो हम लोग जानते हैं ना नेचुरल रबर कैसे बनता है, लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। किसका लीनियर पॉलीमर होता है बच्चों, आइसोप्रीन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल रबर कौन है इसमें से, तो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन का एक लीनियर पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 27, अ रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नाइलॉन इज। तो हम लोग जानते हैं ना नाइलॉन 66 को जब बनाते हैं तो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, एडिपिक एसिड के साथ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडिपिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोला गया है, दिस इज अ मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जानते हैं ना हम लोग टेट्राफ्लोरोइथीन, ये किसका मोनोमर होता है, तो ये मोनोमर होता है टेफ्लॉन का। किसका होता है बच्चों, टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 29, NiCO4 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है निकल का। तो ये एक मेटल कार्बोनाइल है और हम लोग जानते हैं मेटल कार्बोनाइल में मेटल पे कितना चार्ज होता है, 0, तो आंसर होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा इसका, 0। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वा सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं जो सॉल्यूशन जितना ज्यादा आयंस टूट के देगा उसका मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो इसमें दिख रहा होगा ना कि यहां पर टोटल 5 आयंस मिलेंगे, ये एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट वाला और 4 Cl-, यहां पर 4 आयंस मिलेंगे, यहां पर टोटल 3 और यहां पर 2। तो सबसे ज्यादा 5 आयंस कहां मिल रहे हैं, ऑप्शन ए में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, IUPAC नेम ऑफ K3FeCN6। जानते हैं यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 2 या 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो आंसर होगा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है, तो विटामिन B12 में हम लोग जानते हैं कोबाल्ट होता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए निकल का। तो हम लोग जानते हैं ये ऑक्सलेट आयन है, इसका डेंटिसिटी क्या होता है, इसका डेंटिसिटी 2 होता है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 × 2 6, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, नोमेनक्लेचर का आसान सा सवाल, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बताना है। तो हम लोग जानते हैं ना नंबरिंग में हम लोग ये ध्यान रखते हैं अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है सब्स्टिट्यूएंट्स का, ये मिथाइल है और ये क्लोरो है, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, क्लोरो, तो यहां से 1 करेंगे शुरू, 1 2 3 4, तो हम लोग बोलेंगे 3 पे मिथाइल है और 1 पे क्या है, क्लोरो है, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, बोला गया है ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये किसका एग्जांपल है, तो हम लोग जानते हैं ना Br- और OH- दोनों न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, OH- Br- को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में बच्चों वही मेटल पाया जाता है जो कि नोबल मेटल हो या इनर्ट टाइप का मेटल हो, जैसे कि गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड हो जाएगा आंसर, बाकी सब तो रिएक्टिव है जो कि कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल मिनरल्स आर ओर्स, अ मिनरल कैनॉट बी ओर एंड ओर कैनॉट बी अ मिनरल। तो हम लोग जानते हैं अर्थ से माइनिंग करके जो निकालते हैं उसको बोलते हैं मिनरल, और ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल को आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं ओर। तो स्टेटमेंट होता है ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो पूछा गया है क्या ट्रू है, तो ट्रू स्टेटमेंट तो यही है ना कि सारा ओर्स क्या होगा, मिनरल्स।
क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी किसके लिए करते हैं, ग्रुप 1A मेटल के लिए, ग्रुप 2A के लिए और एल्यूमिनियम के लिए। तो ग्रुप 1A में आता है सोडियम, तो यही हो जाएगा आंसर। एंड और हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम्स, क्वेश्चन नंबर 39। तो जानते हैं ना हेमाटाइट क्या होता है, Fe2O3, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, गैलेना होता है PbS और कॉपर पाइराइट क्या होता है CuFeS2। तो दो डिफरेंट मेटल हैं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2 और 2p में 3। तो 2s2 और 2p में जब 3 होता है तो ये कौन सा एलिमेंट होता है बाबू, ये होता है नाइट्रोजन। तो आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड लाफिंग गैस। तो हम सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है N2O और इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी घटता है, तो कायदे से आंसर क्या हो जाना चाहिए था OO, लेकिन OO में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा SS बॉन्ड का। अगला क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड किसको बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं H3PO4 को, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, HCF4 की संरचना क्या होती है या स्ट्रक्चर ऑफ HCF4। तो जानते हैं ना HCF4 का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल, 2 लोन पेयर होता है और बाकी 4 क्या होता है फ्लोरीन। तो इसकी ज्योमेट्री भले है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप में तो ये दोनों लोन पेयर को नहीं देखेंगे, तो क्या बचा स्क्वायर प्लेनर। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ HCF4 इज स्क्वायर प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस डज नॉट एग्जिबिट अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जानते हैं ना कि फ्लोरीन इकलौता ऐसा हैलोजन है जो हमेशा -1 शो करता है हर कंपाउंड में। तो आंसर क्या होगा फ्लोरीन, क्योंकि ये कभी भी पॉजिटिव शो नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो जानते हैं जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है तो बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल H2O में और सबसे छोटा H2TE में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following has maximum number of unpaired electrons। तो हम लोग जानते हैं ना Mg+2 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 क्या हो जाएगा उसका पेयर्ड है Ti+3। तो Ti का एटॉमिक नंबर 22 होता है, टाइटेनियम का अगर टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा आर्गन, उसके बाद 3d2 4s2। अब हम लोग क्या जानते हैं टाइटेनियम +3 बोला गया है, तो टाइटेनियम +3 क्या होगा आर्गन, और Ti+3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 4s का दोनों जाएगा और D का 2 में से 1 चला जाएगा, तो 3d1। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ टाइटेनियम +3 में, 1 हुआ। वेनेडियम +3 की बात करते हैं तो वेनेडियम होता है 23। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों आर्गन 3d3 4s2। अगर V+3 बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा आर्गन 3d+3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन S का हटेगा और D में कितना बचेगा बस 2। तो यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Fe+3 की बात करते हैं तो Fe होता है 26 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d6 4s2। अगर Fe+3 की बात करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो क्या बचेगा ये आर्गन 3d5 और 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है, तो हम लोग को दिखा यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, इसमें 0 और डी वाले ऑप्शन में कितना दिखा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 48, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो जानते हैं क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, Cu+2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जानते हैं ना कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आर्गन 3d10 4s1। अगर Cu+ की बात करेंगे Cu+2 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आर्गन
और उसके बाद क्या हो जाएगा 3D9। तो 3D9 कैसा होता है बच्चों? 3D9 अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं ना, दो यहां भी सारे पेयर्ड हो जाएंगे, बस एक लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है Cu+2 आयन में? एक। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इज डायमंड? तो जानते हैं डायमंड कैसा होता है? कोवैलेंट क्रिस्टल। इसको कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl कैसा होता है? तो जानते हैं NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जो कि किससे बना होता है? FCC से। तो आंसर होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड? अमॉर्फस सॉलिड कौन होता है? तो ये डायमंड, कॉमन सॉल्ट, ग्राफाइट, ये सब का सब क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कौन हो जाएगा? ग्लास, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 53, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने से सराउंडेड होता है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर से सराउंडेड होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, बहुत ही आसान सा सवाल, कौन सा ऐसा है इन चारों में से जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है? ये सवाल तो बहुत कॉमन है, हर परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो क्या होगा आंसर? मोलैलिटी। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है? तो पहला है बेंजीन और टोलीन। तो ये क्या है? ये आइडियल सॉल्यूशन है ना बच्चों, ये है आइडियल सॉल्यूशन। ऑप्शन बी है C6H6 बेंजीन प्लस CCl4, तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल, तो ये निगेटिव डेविएशन होता है। और ऑप्शन डी है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये भी निगेटिव डेविएशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, C6H6 प्लस CCl4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, पूछा गया ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पाई इज इक्वल टू CRT लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई में C इज इक्वल टू RT। तो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा? तो जानते हैं ना SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है। तो कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल किसका होगा? ये 3 डिग्री वाला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर गिव्स। तो बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है, ये क्या देता है? ये बनाता है मीथेन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। इसी पेपर में शुरुआत में ऐसा सवाल था कि ड्राई Ag2O के साथ क्या बनता है? तो हम लोग पढ़े थे ना, अल्काइल हैलाइड से क्या बनता है? एथर बन जाता है। और वो भी कैसा एथर? सिमेट्रिकल। तो आंसर क्या हो जाएगा? डाई इथाइल एथर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, लुकास रिएजेंट किसको कहते हैं? तो कहते हैं किसको? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl को, जो कि ऑप्शन बी है। अगला है सवाल 61, पूछा जा रहा है कि ब्यूटेन 2ऑल क्या है? तो ब्यूटेन 2ऑल किसको कहेंगे? 4 कार्बन बना देंगे और यहाँ पे OH जोड़ देंगे। तो हम लोग को दिख रहा है ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये 2 डिग्री कार्बन है, इसीलिए कैसा अल्कोहल हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल होगा बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी अल्कोहल? तो 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है, ऑप्शन बी में है, तो यही हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। आ जाते हैं क्वेश्चन 63 पे। क्वेश्चन 63 में पूछा गया इसका IUPAC नेम बताइए। तो IUPAC नेम करेंगे तो ये हो गया 1, ये 2, ये हो जाएगा 3। तो क्या दिख रहा है? 2 पे मिथाइल लगा है और 1 पे ऑल लगा हुआ है। ऑल मतलब OL जब भी बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है? अल्कोहल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब इसका इंग्लिश कन्वर्जन किया गया है बच्चों, तो देखो यहाँ पे O की जगह A कर दिया है। तो Al जब होता है तो वो हमेशा अल्डिहाइड बताता है ना। तो इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये यहाँ पे बिहार बोर्ड की तरफ से थोड़ी सी चूक हो गई है कि जब हिंदी में लिखा गया है तो इसको नॉल कर दिया गया है, मतलब ये अल्कोहल बता रहा है, लेकिन जब इंग्लिश में है तो Al कर दिया गया है। तो अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो A तो आंसर हो ही नहीं सकता है, C भी नहीं होगा। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर B को कर दीजिए, तो बच्चों B तो इसका कॉमन नेम है ना, तब तो आंसर क्या हो जाएगा? D, नन ऑफ दीज। तो इसमें ये देख लेने वाली बात है कि ये हिंदी वाला कन्वर्जन, मतलब हिंदी वाला देख रहे हैं कि इंग्लिश वाला। क्योंकि अगर हिंदी वाले में नॉल बोल दिया है, नॉल जब भी प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें OL जरूर आ जाता है, और यहाँ पे तो नल लिख दिया है ना, तो Al मतलब अल्डेहाइड। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है? तो ऑप्शन ए भी फर्स्ट ऑर्डर है,
सी भी फर्स्ट ऑर्डर है, डी भी फर्स्ट ऑर्डर है। जब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं एस्टर का तो वो हमेशा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं ना रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे एन क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो एन की जगह 2 पुट कर दो, तो मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कहने का मतलब -1, तो आंसर क्या होगा, मोल के पावर -1, लीटर के पावर 1 और सेकंड के पावर -1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है हमें ऑप्शन सी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, क्या बोला गया है बताइए, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, तो जानते हैं ना ऑर्डर कैसे निकलता है, पावर को जोड़ देते हैं, तो हाफ प्लस हाफ करेंगे तो क्या आएगा, ऑर्डर आ जाएगा 1, आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है फ्रूनलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहते हैं, तो फ्रूनलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म x/m इज इक्वल टू kp के पावर 1/n को कहते हैं, ये तो याद करने वाली चीज है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, मिल्क क्या है, तो हम लोग जानते हैं ना इमल्शन 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप और एक होता है वाटर इन ऑयल टाइप। तो हम लोग देख लेंगे वही वाला आंसर होगा, मिल्क एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप, या तो ऑयल इन वाटर टाइप बोलें या फिर फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, कौन सा इनमें से लायोफिलिक कोलॉइड है। तो बच्चों इस सवाल पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है बिहार बोर्ड की तरफ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफिलिक किसको कहते हैं, ऐसा कोलॉइड जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन हो, इसका मतलब होता है ना सॉल्वेंट लविंग। तो लायोफिलिक कोलॉइड में गम भी होता है, मिल्क भी होता है और ब्लड भी होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए भी होगा, बी भी होगा, डी भी होगा। बस फॉग ऐसा है इकलौता जो लायोफिलिक कोलॉइड नहीं होता है, नॉट अ लायोफिलिक कोलॉइड। और ए बी और डी ये तीनों लायोफिलिक होता है। तो यहां पे सवाल सुधारने की जरूरत थी कि होना चाहिए था कि कौन सा इनमें से लायोफोबिक कोलॉइड होता है, तो आंसर हो जाता फॉग, जो कि फॉग होता है लायोफोबिक कोलॉइड। या फिर ऐसे कर सकते थे सवाल में कि इनमें से कौन सा लायोफिलिक कोलॉइड नहीं है, तब आंसर होता फॉग। तो यहां पे ये सुधार करने की जरूरत है। तो मेरा मानना है कि जब बच्चे ये सॉल्व कर रहे होंगे, जिन्हें भी कंफ्यूजन हुआ होगा, चूंकि 70 में से कोई 35 सवाल बनाने थे, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69 छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 69 का कंक्लूजन क्या है कि यहां पर होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायोफिलिक कोलॉइड, तब आंसर हो जाता फॉग, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड मिल्क भी होता है, गम भी होता है और ब्लड भी होता है। गम तो बहुत अच्छी तरह से होता है, ब्लड भी होता है क्योंकि इसमें ब्लड सेल्स को ये ब्लड प्लाज्मा में मिला देते हैं, और मिल्क के बारे में भी जानते हैं, अभी बताए ऑयल इन वाटर टाइप। आ जाते हैं आखिरी सवाल पे, हेबर्स प्रोसेस में कौन होता है कैटलिस्ट। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट कौन होता है, आयरन कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम उसके साथ प्रमोटर होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं आप सबों ने बहुत सही तरीके से सवाल बनाए होंगे, बहुत ही आसान सवाल थे, और इस वीडियो को देख करके अपने सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप मिला सकते हैं।